हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। सो आज हम लोग देखने वाले 26 सितंबर शिफ्ट 1 के बाकी के 25 एमसीक्यूज जो हमारे बचे हुए थे। आप लोगों ने पार्ट 1 वीडियो देख ली होगी। अगर पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो देखो, यहाँ कहीं पे आती होगी या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो पहले पार्ट 1 वीडियोस देख लेना, जिसमें आपको 25 एमसीक्यूज मैंने करवा दिए हैं। उसके बाकी के 25 एमसीक्यूज हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि ऐसे आपको 25 एमसीक्यूज चाहिए कि टोटल आपको एक साथ 50 एमसीक्यूज चाहिए, क्योंकि 25 एमसीक्यूज को बनाने के लिए अप्रोक्सीमेटली 50 मिनट्स लग जाता है। मतलब 50 मिनट्स का एक पूरा वीडियो बन जाता है। तो अगर मैं 50 एमसीक्यूज का बनाता हूँ तो उसके लिए कम से कम 1.5 घंटा या 2 घंटे की वीडियो बनेगी। तो आपको क्या चाहिए, आप मुझे बताओ। आपको 25 एमसीक्यूज चाहिए या फिर टोटल 50 एमसीक्यूज चाहिए? क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि कितने बच्चों ने कितना टाइम तक देखा है। आप लोग 5 मिनट में छोड़ देते हो, 6 मिनट में छोड़ देते हो, 10 मिनट में छोड़ देते हो, वो सब मुझे पता चल जाता है। तो अगर अगर मैं नेक्स्ट जो अपना 27 सितंबर वाला शिफ्ट है, मैं ट्राई करूंगा कि उसका मैं 50 एमसीक्यूज एक साथ डाल दूं, और फिर मैं देखूंगा उसमें रिस्पॉन्ड कि आप लोग लास्ट तक वीडियो देख रहे हो नहीं देख रहे हो। उस हिसाब से मैं 28 या फिर 29 जो भी शिफ्ट है उसका एमसीक्यूज लेके आने वाला हूँ। तो आप लोग के ऊपर है अभी सब कुछ। अगर आप लोग देख रहे हो तो पूरा 50 एमसीक्यू देखना और कमेंट करके बताना कि सर हम लोग ने 50 एमसीक्यू चाहिए, 50 एमसीक्यू हम लोग देख लेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अभी इस वीडियो को करते हैं शुरू। तो फटाफट चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अरे भाई साहब, फिर से यार शिट। चलो, तो यहाँ पर सोल्यूशन दिख गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन 26 क्या बोला गया है। अब मेटेलिक वायर ऑफ लेंथ एल एंड डेंसिटी रो floats horizontally on the surface of water, what should be the radius of wire? मतलब हमें r निकालना है, रेडियस कितना होना चाहिए, so that wire will not sink in the water। g की वैल्यू हमें बोला गया g, what is g? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब हमें क्या बनाना है, हमें कैलकुलेशन नहीं करना है, हमें फॉर्मूला डिराइव करके देना है। तो बहुत ईजी है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है सर? ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पहले ही पढ़ा है, सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट होता है ये। तो आपको पता है, यहाँ पर देखो सोल्यूशन दे दिया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सोल्यूशन कैसा है सर? वेट ऑफ द वायर। वेट ऑफ द वायर कैसे निकालते हो आप लोग? देखो यहाँ पर टेंशन का फॉर्मूला क्या था, T इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एल। ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो F इज इक्वल्स टू टी इंटू एल। ये हमारे पास इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ये वेट क्या हो जाएगा, फोर्स की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, M इंटू जी। और यहाँ पर टेंशन दे दिया है, और यहाँ पर 2L। अभी आपको पता है 2L क्यों लेते हैं हम लोग, क्योंकि दो सर्फेसेस होती है, इसलिए हम लोग उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कहानी आपको समझ में आ गई। अभी सर ये पाई स्क्वायर एल रो जी कहाँ से आया सर? जिन बच्चों को पता है वेरी गुड, जिनको नहीं पता है सुनो ध्यान से। एम जी बराबर 2TL। ये इस साइड को तो छोड़ दो, अब इस साइड को देखते हैं। एम को कैसे लिख सकते हैं? मास क्या होता है? मास क्या होता है जल्दी बताओ। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। मास क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। या फिर डेंसिटी का फॉर्मूला पता होगा आप लोग को, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना? तो वही बात हो गई। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जी बराबर 2TL। अभी भी मैच नहीं हो रहा है अपना। अभी इस वॉल्यूम को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? वॉल्यूम को हम लोग लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ इंटू जी इंटू रो बराबर है 2TL। अभी एरिया कैसे लिख सकते हैं? आपका वायर है, वायर कैसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आ गई? तो बस ये पाई आर स्क्वायर इंटू एल इंटू जी, देखो कौन से ऑप्शन में है, टिक करा, आगे बढ़े। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। लेंथ लेंथ यहाँ से ये लेंथ और ये लेंथ कैंसिल हो जाएगा। तो देख लो ऑप्शन आपका बी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो फटाफट बताओ क्या आएगा इसका आंसर। इसमें भी हमें कुछ डेरिवेशन टाइप करना है। इजी दिखने में तो इजी दिख रहा है। क्या देखता है यहाँ पर, द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द मास ऑफ गैस व्हेन द वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V टू 2V। अच्छा, वॉल्यूम चेंज हो रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर, गामा इज द एडियाबेटिक रेशियो। ओके ओके ओके, चलो हमें गामा दे दिया है। तो हमें इसमें से कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये बताना है। चलो बताओ फटाफट। यस, कर दिया टिक, कर दिया टिक। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों ने PYQs में ऑलरेडी सॉल्व किए होंगे, नहीं किए तो यहाँ पर देख लो, आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कैसे सर? यहाँ पर देखो, सबसे पहले चेंज निकालना है हमें, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारे पास दे दिया, ये फॉर्मूला हमारे पास जाके देख लेना, मेयर्स रिलेशन वाले टॉपिक में आपको मिलेगा। मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर कांस्टेंट प्रेशर में, कांस्टेंट वॉल्यूम में, तो उसमें यहाँ से हम लोग को इंटरनल एनर्जी मिल जाएगा। अभी इसमें से हम लोग CV की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, R अपॉन गामा -1। ये भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर से वैल्यू पुटअप कर रहे हैं। इसके बाद NRT, ये NRT की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं PV। तो यहाँ पर PV रख दिया, फिर बाद में देखो ये हो गया आपका आंसर, PV अपॉन गामा -1। तो ऑप्शन टिक किया, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अभी देखो ये क्वेश्चन आप लोगों ने शिफ्ट 1 में भी देखा था, ठीक है, और मैंने आपको बोला था कि इस वक्त थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो कंफ्यूजन एकदम दूर हो गया है। मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। आपके पास क्या दिया गया है, एक बाय प्रिज्म एक्सपेरिमेंट दिया गया है। डिस्टेंस बिटवीन 5th ब्राइट बैंड
on one side and the ninth dark band on the opposite side of the central bright band in terms of fringe width. हमें ये निकालना है। मतलब सर यहाँ पर देखो ये इंटरफेरेंस वाला क्वेश्चन, तो यहाँ पर मान लो ये आपकी स्क्रीन थी, क्या थी, आपकी स्क्रीन थी, और यहाँ पर क्या बनता था आपको पता है, यहाँ पर क्या बनता था, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बनते थे हमारे पास, बाकी के ऐसे फ्रिंजेस बनते थे, ऐसे ऐसे हमारे पास आगे की तरफ ऐसे ऐसे आती थी लाइट्स। यहाँ पर हमारा ये मान लो ये सेंटर है, ये क्या था, सेंटर। तो सेंटर से यहाँ पर ब्राइट बनेगा, यहाँ पर डार्क बनेगा, फिर ब्राइट फिर डार्क, फिर ब्राइट फिर डार्क। तो हमें ये बताना है, ठीक है। तो हमें करना क्या था, अगर फिफ्थ ब्राइट है मतलब यहाँ से कितना डिस्टेंस जाएगा, ब्राइट 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 ऊपर तक जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 5x बन जाएगा। अभी क्या बोला गया, ये एक साइड में, और हमें नाइन्थ डार्क देखना है अपोजिट साइड में, तो नीचे से अपोजिट साइड में नाइन्थ डार्क देखना है। जब भी आपको डार्क बैंड देखने बोले तो हमेशा जितना दिया है 9 दिया है ना, तो 9 में से उसमें से 0.5 हटा दो, तो बचा क्या, 8.5x। अभी दोनों कैसे करना है, दोनों को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 5 + 8.5 कितना आ जाएगा, 13.5। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। मान लो अगर आपको यही क्वेश्चन दिया होता, इसमें क्या पूछ सकते थे कि फिफ्थ ब्राइट बैंड है, या फिर समझ लो 8th ब्राइट बैंड है, ऊपर से 8th ब्राइट बैंड है, ठीक है, और दोनों सेम साइड पे है, दोनों सेम साइड पे है, और आपको उसी साइड में सेकंड डार्क बैंड दिया है, क्या दिया, सेकंड डार्क बैंड। तो डिस्टेंस क्या आएगा दोनों के बीच में, बताओ, कमेंट करके बताना कि क्या आएगा। क्या बोला मैंने, क्वेश्चन सेम कहानी, खाली एक साइड पे पूछ लिया है, ठीक है, कि सेंटर से ही 8th ब्राइट बैंड है और सेंटर से ही हमारा क्या है, एक ही साइड में सेकंड डार्क बैंड है। तो डिस्टेंस क्या रहेगा उन दोनों के बीच में, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं सोल्यूशन भी दिखा देता हूँ। आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 13.5। तो यहाँ पर देखो सोल्यूशन ये रहा, डिस्टेंस निकाला सेंटर से फिफ्थ वाले का, सेंटर से डार्क वाले का, यहाँ पर आंसर लिखा, आंसर आ गया, ऐड किया, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलो इजी क्वेश्चन है। एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल of volume V1 is twice the excess pressure inside a second bubble of volume V2. The value the ratio of V1 by V2 बताना है। इजी है, आपको सिर्फ रिलेशन बताना चाहिए कि वॉल्यूम का और जो हमारा प्रेशर का है वो रिलेशन क्या है। अगर एक बार रिलेशन पता चल गया तो आप लोग टिक करोगे, आगे बढ़ोगे। तो देख लो आंसर क्या है, बताओ फटाफट। आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर, बोलो बोलो बोलो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। जिन्होंने ए बोला था वेरी गुड, जिन्होंने नहीं किया भाई सॉल्व करो। सोल्यूशन देखो कैसा है, बबल फॉर्मूला क्या है, P = 2T/R। सेकंड के लिए भी सेम कहानी। अभी इसको हम लोग ने देख लिया, प्रेशर और आर का रिलेशन क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बना लिया हम लोगों ने। अभी हमें पता है कि सोप बबल है, मतलब वो स्पेरिकल शेप होता है। स्पेरिकल शेप में वॉल्यूम कैसे निकालते हो, 4/3 πr³। तो वॉल्यूम और आर का हमें रिलेशन मिल गया, तो जहाँ पर आर दिया है वहाँ पर हम लोग वॉल्यूम रख सकते हैं, बस। तो यहाँ पर रख दिया हम लोग ने वॉल्यूम और हमें कहानी मिल गई। समझ में आ गया। ये इससे साथ डायरेक्टली है, यहाँ पर देखो इसके साथ क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या सर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। खाली क्यूब निकालना है, खाली क्या करना है आपको, क्यूब निकालना है। बाकी तो आपको ये वैल्यू दिया था, ये क्या है, ये मान लो 1 है, तो ये कितना था, 2 था, तो 1 का क्यूब 1 मिलेगा, 2 का क्यूब 8 मिलेगा। तो आंसर क्या आएगा, आपको आएगा 1/8। इजी क्वेश्चन। यहाँ पर देखो कहानी दी थी हाँ, कि V1 का प्रेशर वॉल्यूम V1 है और सेकंड वाले का क्या है, ट्वाइस V1 है, तो क्या आएगा, रेशियो डालोगे तो 1/2 बचेगा, और 1/2 का क्यूब निकालोगे तो क्या मिलेगा, 1/8 मिलेगा। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, इन केस ऑफ इंसुलेटर क्या होता है, देयर इज नो गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। अगर आप लोग ने सेमीकंडक्टर में पढ़ा है, क्लास 11th में ही है ये, तो जब भी कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप करते हैं तो किस में आता है, वो आता है आपका कंडक्टर में। अगर उनके बीच में एक मिनिमम डिस्टेंस हो तो वो आता है सेमीकंडक्टर में, और जब उनके बीच में बहुत डिस्टेंस हो तो किस में आ जाता है, इंसुलेटर में आ जाता है। तो ये वाला आंसर नहीं है अपना। कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ओवरलैप ईच अदर, ओवरलैप, ये भी कंडक्टर हो गया सर, तो ये भी ऑप्शन गया। कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड एंड वैलेंस बैंड इज पार्शियली एम्प्टी। ओके, कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी, तो क्या आएगा आंसर बताओ। दोनों में से आपको कोई तो टिक करना है, क्या टिक करोगे आप लोग, टिक करोगे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्या करोगे, ऑप्शन नंबर डी। सर कंडक्शन बैंड एम्प्टी कैसे होता है, अरे भैया ये इंसुलेटर है, इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन्स ना के बराबर होते हैं, समझ में आ गया। तो जब इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं तो कंडक्शन बैंड में क्या ही होगा, समझ में आ रही है बात। यस, तो ये भी अपना ऑप्शन नंबर 3 भी गलत है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ओके सर बताइए, इजी क्वेश्चन। द मास m इज रोटेटिंग इन वर्टिकल सर्कल्स ऑफ रेडियस r। ठीक है, तो अपना क्या है, वर्टिकल सर्कल, ये अपना सर्कल है मान लो, तो ये अपना कोई m मास ऐसा घूम रहा है, ठीक है, ऐसे वर्टिकल सर्कल ले रहा है।
और डिस्टेंस क्या है r, तो ये भी r है, टोटल r हो गया। द डिफरेंस इन इट्स काइनेटिक एनर्जी एट टॉप एंड द बॉटम ऑफ द सर्कल इज, हमें क्या निकालना है, डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर एक ही कॉन्सेप्ट लगाना है आपको कि जो डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर होगी, वही बराबर होगी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। नीचे और ऊपर कितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ, आपको फॉर्मूला पता है पोटेंशियल एनर्जी का, mgh। हाइट कितनी है सर, h की जगह पे आप लोग क्या रखोगे 2r, तो कितना आ जाएगा फॉर्मूला 2mgr। ऑप्शन नंबर डी है ना, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर देखो सेंटेंस भी लिख के दिया है, द डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी सेम एज डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी, तो आप लोग फटाक से लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताइए टू स्पेयर पी क्यू सेम कलर हैविंग रेडियाई 8 and 2 kept at the room at the temperature of 127 527 respectively, ratio of energy radiated by p and q in the same time is, तो कितना एनर्जी रेडिएट किया था, हमारे पास दो स्पेयर है, एक स्पेयर पी नाम का, एक स्पेयर क्यू नाम का। ठीक है, उनका खाली रेडियस क्या था, अलग अलग था, एक का रेडियस 8 है, एक का रेडियस 2 है, तो इसको और छोटा सा बनाते हैं। ठीक है, एक को रखा था 127 टेम्परेचर पे और एक को रखा था 527 पे। तो यहाँ पे आपको पहली चीज़ क्या करनी है, डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना पड़ेगा कैल्विन में। तो इसमें 273 ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। इसमें 273 ऐड कर लो तो ये कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा, है ना, 800 हो जाएगा। बस यहाँ पर हमें एनर्जी रेडिएट निकालनी है कि कितना एनर्जी इसने रेडिएट किया है, इसने रेडिएट किया है, हमें इसका रेशो निकाल के देना है, मतलब E1/E2 का रेशो निकाल के देना है। ई बोलो, आर बोलो, जो भी बोलना है आप लोग बोल सकते हो, एनर्जी रेडिएट कितना हुआ वो बताना है। तो इसका सोल्यूशन बहुत ही ईजी है, आप लोग को खाली एक लॉ लगाना है और आपका सोल्यूशन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। कैसे सर, यहाँ पर देखो एनर्जी रेडिएट का फॉर्मूला क्या है, ये एनर्जी रेडिएट का फॉर्मूला, एनर्जी कितनी रेडिएट हो रही है। अब इससे हमें क्या डायरेक्ट रिलेशन क्या दिया है, आर बोला है और टी बोला है, तो इसमें से हम लोग बाकी सारी चीज़ें डिवाइड करोगे तो सब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, आर और टी बचेगा। आर की वैल्यू रखो, टी की वैल्यू रखो, आंसर आ गया, इजी। यहाँ पर देखो डायरेक्ट कैंसिलेशन करने जाने का, ये 4 जा ये 1 जा तो 4 का स्क्वायर, यहाँ पर ये 2 0 ये 2 0 कैंसिल, 1 जा 2 जा। ठीक है, तो ये यहाँ पर 4 × 4 है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 2 का 4, 2 की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिलेशन करो, इजीली आपको आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, द साइज ऑफ द इमेज, इमेज क्या होता है सर, इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f, इट्स हाफ साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज। एक लेंस रखा है जिसमें कुछ बन रहा है, उसकी फोकल लेंथ f बोली गई है, तो बताना है कि जो ऑब्जेक्ट हो डिस्टेंस से कितना दूर रखा होगा, f डिस्टेंस 2f 3f 4f कितना f, तो आप लोग बताओ कितना f रखा होगा दूर, जल्दी जल्दी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ABCD C, करेक्ट आंसर। सोल्यूशन क्या है सर, सोल्यूशन रहा आपके सामने ये, हमें क्या बोला गया, कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है, तो उसमें हमें इमेज कैसी फॉर्म होती है, इमेज होती है रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है। मैग्निफिकेशन हमारे पास दे दिया है ऑलरेडी, अभी बस मैग्निफिकेशन क्या होता है, V/U होता है, तो यहाँ से हम लोग VU की वैल्यू निकाल सकते हैं, फिर उसको हम लोग लेंस के फॉर्मूला में रखेंगे, कहानी आप लोग बाकी सॉल्व कर सकते हो, इजीली सॉल्व हो जाएगा। सेम क्वेश्चन हम लोगों ने 25 वाली सितंबर वाली शिफ्ट में भी किया था, सेम 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 क्वेश्चन। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसको फटाक से सॉल्व करना है। क्या दिया है सर, टू कंडेंसर्स ऑफ कैपेसिटी C and 2C आर कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब आपके पास दो कैपेसिटर दिए गए हैं जिनका वैल्यू है C और 2C पैरेलल में कनेक्टेड है, एंड देन इन सीरीज विद द थर्ड कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी 3C, ओके, combine the combination is charged to voltage V, the charge on the condenser of capacitor C is, तो हमें इसके ऊपर कितना चार्ज होगा ये हमें बताना है, इस C के ऊपर कितना चार्ज होगा ये हमें बताना है। तो बताओ क्या आएगा, ये आने वाला है, ये होगा कि ये होगा, बताइए क्या होगा, जल्दी जल्दी जल्दी। देखो इसको शॉर्टकट भी है बहुत सारे, मैं आपको एक एक स्टेप बता देता हूँ कैसे आपको सॉल्व करना है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कैसे सर, यहाँ पर देखो ये है आपका डायग्राम, ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन दे दिया है C2C, ये हम लोग ने निकाल दिया। तो ये पैरेलल में कैपेसिटर कैसे हो जाते हैं, ऐड होते हैं, तो दोनों को मिला दिया तो कितना हो गया, ये 3C हो गया, बराबर है सर। सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये भी 3C और ये भी 3C है, तो दोनों का इक्विवेलेंट मुझे क्या मिलेगा 3। इक्विवेलेंट कैसे निकालते हो, सीरीज में अगर ये कनेक्टेड है
3C और 3C, तो इसको इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, 1/CS इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। अभी यहाँ पर रखो 3C और फिर यहाँ पर उल्टा कर दो तो आपको आंसर आ जाएगा। तो इसके बाद हमें निकालना है चार्ज कि टोटल चार्ज कितना था, कितना स्टोर हुआ। चार्ज का आपको फॉर्मूला बताना चाहिए, Q इज इक्वल्स टू CV। तो C कितना मिला यहाँ से, C मिल गया 3C/2। C की वैल्यू रखी 3C/2 इंटू V, तो ये हमें चार्ज मिल गया। अभी हमें निकालना क्या है, चार्ज स्टोर्ड इन C1 ऑल्सो भी 3CV/2। तो हमारे पास ये कहानी आ गई। फिर उसके बाद में क्या बोला गया है, दिस चार्जेस इज शेयर्ड बिटवीन टू कैपेसिटर्स C एंड C2। इस इतने में कितना चार्ज होगा, अभी आपको पता है सीरीज में है तो दोनों में चार्जेस क्या होंगे, सेम होंगे। तो अभी दोनों में, ये दोनों सीरीज में थे तो दोनों में क्या होंगे, अपने चार्जेस इक्वली पैरेलल में कनेक्टेड थे ना, ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर। ध्यान से देखो, सोल्यूशन आपके सामने है, सब कुछ आपको दे के रखा है, तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वही फॉर्मूला हम लोग ने यूज किया, Q इज इक्वल्स टू CV, बस C को हटा दिया, नीचे कर दिया तो अपना V का इक्वेशन बन गया। ठीक है, एक पहला वाला C ये कैपेसिटर का, फिर सेम V आप लोग इसके लिए भी ले सकते हो, क्योंकि वोल्टेज क्या होता है, पैरेलल में सेम होता है। वोल्टेज क्या होता है, उतना ही वोल्टेज यहाँ पर भी होगा, उतना ही वोल्टेज यहाँ पर भी होगा, इसलिए सिर्फ यहाँ पर V डैश लिया है। बस अभी दोनों को क्या करो, सॉल्व कर लो, इजीली आप लोग सॉल्व कर लोगे और आपको यहाँ पर टोटल चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, फिर Q निकाल सकते हो आप लोग, इजीली ये आपका सॉल्व हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, यस ट्रांजिस्टर के ऊपर का क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, कॉमन एमिटर मोड ऑफ ट्रांजिस्टर, डीसी करंट गेन इज 20, करंट एमिटर करंट इज, मतलब IC हमको दे दिया, IE दे दिया है 7 मिली एम्पियर, IC हमें निकालना है और DC करंट गेन दे दिया हमें 20। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कैसा है सर, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर मैं आपको थोड़ी सी ट्रांजिस्टर की कहानी बताऊँ तो ट्रांजिस्टर क्या होता है सर, ट्रांजिस्टर इज अ डिवाइस जो 3 लेयर से बनते हैं। कितने लेयर से बनते हैं सर, 3 लेयर से बनते हैं। और उसमें भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है NPN और एक होता है PNP। तो अभी के लिए हम लोग NPN ले लेते हैं। तो इसमें एक टर्मिनल होता है एमिटर, एक होता है बेस और एक होता है कलेक्टर। यहाँ से जो मेन करंट आता है उसको हम लोग IC बोलते हैं, फिर कुछ करंट यहाँ पर चला जाता है, फिर कुछ करंट हमारा बचा हुआ यहाँ पर आ जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन लगाऊँ तो इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा टोटल करंट IE जो किसके बराबर होगा, IB प्लस IC। ठीक है, ये बेस में जो करंट जाता है वो बहुत ही कम होता है। अगर उसको हम लोग निगलेक्ट करें तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो एमिटर से करंट आ रहा है उतना ही करंट, अप्रोक्सीमेटली उतना ही करंट इसमें भी जा रहा है, कलेक्टर में भी जा रहा है। ये ऑलमोस्ट सिर्फ 5% होता है टोटल करंट का, 5% होता है। टोटल करंट का कितना होता है, सिर्फ 5% होता है, और 95 ये होता है। ठीक है, तो ये कहानी आपके बुक में लिख के दी है, तो आप लोग वो चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ से हमें यही कहानी यूज़ करना है और करंट गेन निकालना है। करंट गेन हमें दिया है, उसका फॉर्मूला में यूज़ करना है और आपका सोल्यूशन आ जाएगा। आंसर है डी। कैसे सर, ये देखो करंट गेन का फॉर्मूला है, बीटा दे दिया हमें, बीटा का फॉर्मूला होता है IC/IB। ठीक है, तो इसमें से ये कितना बोला गया, ये 20 दे दिया है हमें, IE दे दिया है कितना है, कलेक्ट एमिटर करंट 7 मिली एम्पियर। तो हम लोग इसमें कुछ रख के वैल्यूज रख के यहाँ पर वैल्यूज निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, IC चाहिए, हमें IC चाहिए। हमें दिया क्या है, हमें IE दिया है। फॉर्मूला में क्या क्या है हमारे पास, हमें बीटा पता है, हमें IB पता है क्या, नहीं पता सर, तो IB निकालना पड़ेगा। IB कैसे निकालोगे, इक्वेशन यूज करोगे, जो भी मैंने आपको इक्वेशन बताया था ना, IE इज इक्वल्स टू IB प्लस IC, ये इक्वेशन यूज करोगे। तो यहाँ पर IE आपको पता है 7 दे दिया है आपको, IE 7 मिली एम्पियर, और यहाँ से IB प्लस IC। तो यहाँ से आप लोग कुछ करोगे तो आपको यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये वैल्यू मिल गई आपको। कैसे मिली सर, अरे देखना बाबा, यहाँ पर देख, ये किसके बराबर है, ये देखो ये 20 के बराबर है। तो IC क्या हो जाएगा आपका, 20 इंटू IB हो जाएगा। IC का वैल्यू मिल गया, ये यहाँ पर रख दो, ये यहाँ पर रख दो। कहाँ पर गया सर, IC का वैल्यू यहाँ पर भी रख दो। तो IB आपको क्या मिल जाएगा, IB मिल जाएगा। और एक बार IB मिल गया तो आप लोग IC भी निकाल सकते हो, ये इक्वेशन में ही डाल के। ठीक है, मतलब आपको एक अननोन टर्म निकालना पड़ेगा, फिर वो अननोन टर्म फिर पुट करके फिर बाद में आपको आंसर आएगा। थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा है, लेकिन आप लोग कर सकते हो ना। ये करके दिखाओ, यहाँ पर देखो ना, पूरा देखे रखा है पूरा। 21 हो जाएगा, कटिंग करो फटाफट, IB मिल गया, फिर यही वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो तो आपको बाकी का आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अब इसको ध्यान से समझो क्या दिया गया है। अ बॉल ऑफ मास M falls from a height h on the floor
फॉर विच द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज ई आफ्टर 2 रिबाउंड्स द हाइट अटेन्ड बाय द बॉल इज। कितनी हाइट उसने फिर से ली होगी वो हमें निकालना है। तो यहाँ पर आप लोग को इसका कॉन्सेप्ट मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। वैसे आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। फॉर्मूला लगाने के बाद आपके जो फॉर्मूला शीट है, जो आपका सोल्यूशन शीट है, उसमें गलत आंसर दिया है इसका। तो इसको, और ये क्या बोलता है, सोल्यूशन कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आपका बॉल कोई यहाँ पर, मान लो यहाँ पर था, ठीक है, यहाँ पर बाउंस करके जब वो ऊपर जाता है इनिशियल वेलोसिटी से, तो उतनी वेलोसिटी से वो इतना यहाँ पर नीचे आता है, ठीक है। मान लो आपके पास ये सरफेस है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है, ई है। कोई आपका एक बॉल है जो कितने एच हाइट से नीचे गिर रहा है, एच हाइट से नीचे गिर रहा है। तो जब वो नीचे गिरेगा तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी सर, 0 थी। तो यहाँ से हम लोग लगाएंगे वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो यहाँ से हम लोग v का वैल्यू निकाल सकते हैं √2as। ए ले लो चाहे जी ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी। अभी वो यहाँ से यहाँ पर आ गया, अभी यहाँ पर टकरा के फिर रिबाउंड करके यहाँ पर ऊपर जाएगा। जब भी वो रिबाउंड करके ऊपर जाता है तो वो हमेशा ऊपर कैसे जाएगा, वो जाएगा ई के साथ मल्टीप्लाई होते हुए। जब भी वो एक बार बाउंस किया ऊपर गया तो ई के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर वो ऊपर से नीचे आएगा, फिर टकराएगा, फिर वो ऊपर जाएगा, तो फिर से वो ई के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो क्या कर रहा है, 2 बार बाउंस हो रहा है, एक बार यहाँ पर बाउंस हो गया, फिर बाद में एक बार यहाँ पर बाउंस हो रहा है। अभी बताओ कि उसने हाइट कितनी ली होगी, h2 हमें बताना है। तो आप लोग ये निकाल सकते हो। आपके बुक में यहाँ पर सोल्यूशन गलत दिया है, देखो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यहाँ पर ये आप लोग इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। ये देखो ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। पहले h1 हाइट निकालोगे, फिर उसके बाद में h2 हाइट निकालोगे, तो ये आपका सोल्यूशन है, ठीक है। बाकी आप लोग काइनेमेटिकल इक्वेशंस लगा के भी सॉल्व करके इसका सोल्यूशन देख सकते हो। ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया। डायरेक्ट फॉर्मूला रखो, सॉल्व करो, रखो, सॉल्व करो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आ गया आपके सामने। भाई साहब चलो बताओ क्या बोला गया, 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। 2 वायर है जिनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर है, फ्रॉम ईच अदर। करंट फ्लोइंग थ्रू द फर्स्ट एंड द सेकंड वायर इज 3 and 4.5 एम्पियर रिस्पेक्टिवली इन अपोजिट डायरेक्शन। 3 एम्पियर यहाँ जा रहा है और 4.5 एम्पियर यहाँ जा रहा है। द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट मिड पॉइंट, मतलब सेंटर पे बी का वैल्यू क्या होगा। मिड पॉइंट ऑफ बोथ द वायर इज, बोलो क्या होगा। ये आपका डायग्राम हो गया, ये आपका डायग्राम हो गया, जल्दी बताओ। इसका सोल्यूशन बहुत ही ईजी है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कैसे सर, ये रहा आपका आंसर। करंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड एट मिड पॉइंट इज ड्यू टू 2 करंट्स विल बी इन द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पर आप लोग रिजल्टेंट निकाल सकते हो। रिजल्टेंट निकालोगे, यहाँ पर वैल्यूज रखो i1 i2 की, i1 i2 की वैल्यू रखी और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया, आंसर आ गया, कहानी खत्म। समझ में आ गया बात, पक्का। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं फास्ट जा रहा हूँ तो वीडियो को पॉज कर करके सुनो। मैं वैसे ही फास्ट बोलता हूँ और आप लोग 2 की स्पीड में देखते हो तो आपको क्या ही समझेगा भाई, नॉर्मल स्पीड में देखो। मैं बहुत फास्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 38। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ वेल 80 मीटर डीप, द स्प्लैश ऑफ द साउंड इज हर्ड 4.25 seconds आफ्टर द स्टोन इज ड्रॉप, द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर इज। इस क्वेश्चन को हम कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं। हमें यहाँ पे निकालने क्या बोला गया है कि आपके पास एक कुआं है जिसकी डेप्थ कितनी है, 80 मीटर। अगर उसमें आप लोग कोई पत्थर मारते हो, पत्थर गिराते हो, तो आपको 4.25 सेकंड्स के बाद उसकी आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है। किसकी, पानी के ठपा करके आती है ना आवाज़, पानी की आवाज़, वो आपको सुनाई देती है। तो आपको बताना है कि स्पीड क्या होगी साउंड की। तो कितनी बार हम लोग ने देखा है कि स्पीड का साउंड कितना होता है, 320 होता है। तो उतना ही होता है। आप लोग इसको सॉल्व भी कर सकते हो, आंसर बी आएगा। ये है आपका सोल्यूशन, आप लोग देख लो, सॉल्व कर लो, आपको 320 ही मिलने वाला है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ओके, थर्मल कंडक्टिविटी दे दिया है भैया, थर्मल प्रॉपर्टीज वाला क्वेश्चन। और विंडो ग्लास ऑफ एरिया, एरिया दे दिया है, थिकनेस दे दिया है, हैविंग टेम्परेचर ऑन वन साइड इज दिस एंड अदर साइड इज -8, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ग्लास इज दिस, द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। हमें कितना निकालना है, हमें निकालना क्या है, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, कि कितना अपना हीट का लॉस हुआ है, ठीक है। तो चलो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कैसे सर, ये रहा आपके पास फॉर्मूला। तो देखो फॉर्मूला क्या है, ये अपना फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को याद कर लो, इस फॉर्मूला को याद कर लो। ये फॉर्मूला आगे जाके भी बहुत हेल्प करेगा। Q/T K A
θ1 माइनस θ2 अपॉन d। अभी k क्या है सर k है आपका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, तो यहाँ पर k रख दिया है। ओके सर, एरिया दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो, a का वैल्यू भी रख दिया, θ1 θ2 भी रख दिया हम लोगों ने। उसके बाद में डिस्टेंस दिया है क्या, थिकनेस, हाँ दे दिया है 4 mm, इसको भी कन्वर्ट करो मीटर में, वैल्यूज रखो, सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आपको मिल जाएगा। इजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, कि ये क्या है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, इजी। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने ये रहा, चलो क्वेश्चन नंबर 40। इजी दिख रहा है क्वेश्चन। व्हेन अ करंट this much is passed through a coil and EMF having maximum value of 5 volt 5 volt क्या था 5 volt is induced in the nearby coil parallel to its first coil. The mutual inductance between the two coil will be, हमें M निकालना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज है क्या सर, हमें एक इक्वेशन दे दिया है, तो हमें पता है E इज इक्वल्स टू dMy/dt है ना, ये हमारे पास फॉर्मूला था ना, M di/dt। डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा हमें इसका इक्वेशन का जो हमें दिया है, तो ये इक्वेशन हमारे पास दे दिया है, तो इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ, क्या है सर इक्वेशन, 10 sin 100 पाई t, इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो क्या मिलेगा, ये डिफ्रेंसिएशन मुझे, ये 100 और 10 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा सर 1000 पाई बराबर साइन का कॉस, ठीक है, यहाँ पर साइन का क्या डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन कॉस मिल जाएगा, और कॉस ओमेगा टी, कॉस 100 पाई टी, तो ये अपने को मिल गया सोल्यूशन। अभी इसमें हमें क्या बोला गया कि जो ईएमएफ है वो मैक्सिमम होगा वैल्यू, तो इसका मतलब ये कॉस की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, ये कॉस की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। बस अभी ई की वैल्यू हमें दी है पाई 5 पाई, एम यहाँ पर है, यहाँ से हम लोग निकाल लिया 1000, बस वैल्यू पुटअप करो, एम का वैल्यू आपको मिल जाएगा। आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, 5 मिली हेनरी, सोल्यूशन है ये। सेम जो मैंने ये इसको डिफ्रेंशिएट किया, ये वैल्यू मिला, ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा मैक्सिमम, आपको बोला गया है कि ईएमएफ क्या होगा मैक्सिमम होगा, ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब ये कॉस ओमेगा टी आपका 1 होगा, ठीक है, बस एम का वैल्यू रखा, आंसर निकाल लिया, खत्म, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ओके, क्या बोला गया है, इन ट्रांसफॉर्मर द टर्न रेशियो ऑफ सेकेंडरी टू प्राइमरी इज दिस, हमें टर्न रेशियो दे दिया है, सेकेंडरी और प्राइमरी का कितना होता है 5:3। कौन सा ट्रांसफॉर्मर है, चलो ठीक है, टर्न रेशियो दिया गया है। अब बैटरी ऑफ ईएमएफ 6 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस दी प्राइमरी, तो हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मर होता है, यहाँ पर प्राइमरी, यहाँ पर ये सेकेंडरी, ठीक है, ये प्राइमरी है सेकेंडरी, तो एक बैटरी लगाया है प्राइमरी में जिसका वोल्टेज कितना है 6, दी वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी इज। तो अगर आपको ट्रांसफॉर्मर का कॉन्सेप्ट पता है, थोड़ा भी पता है, तो इसका आंसर आप लोग विद इन 5 सेकेंड्स दे सकते हो। कैसे सर, समझो, यहाँ पर क्या लगाया हम लोगों ने, बैटरी लगाया। आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मर ऑलवेज वर्क ऑन एसी सप्लाई ओनली, ठीक है, इसको अल्टरनेटिंग करंट की जरूरत होती है, ये डीसी पे नहीं चल सकता। तो यहाँ पर बैटरी लगाई है जो कांस्टेंट वोल्टेज दे रहा है, और अपने को वोल्टेज कैसा चाहिए होता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज चाहिए होता है। तो जब भी आप लोग कांस्टेंट वोल्टेज लगाते हो तो आपको आउटपुट में कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा आपका ट्रांसफॉर्मर डैमेज हो जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर देखो दे दिया है, रीजन भी दे दिया है, सिंस कांस्टेंट वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस प्राइमरी नो वोल्टेज इज इंड्यूस इन सेकेंडरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 42। ओके सर, क्या बोला गया है, देखो ध्यान से, अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ एट अ हाइट ऑफ 5 r, मतलब ये अपना अर्थ है, एक अपनी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है जिसकी हाइट कितनी है 5 r, ठीक है, और ये अपना अर्थ का रेडियस है r, अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ where r is the radius of the earth, another ordinary satellite is orbiting at the height of, एक और है सैटेलाइट जो कि ऑर्बिट कर रही है कितने डिस्टेंस में 2r डिस्टेंस पे, टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट इन आवर्स r, तो हमें निकालना है कि इनका टाइम पीरियड कितना होगा। बहुत ही ईजी है, अगर आप लोगों ने पढ़ा है ग्रेविटेशन तो आपको पता होगा कि यहाँ पर आपको केपलर्स का तीसरा लॉ लगाना है, कि क्या लगाना है आपको, केपलर्स का तीसरा लॉ, क्या बोलता है, t² इज प्रोपोर्शनल टू r का क्यूब, यही कुछ बोल रहा था ना कहानी, ठीक है, तो यही हमें यहाँ पर यूज करना है रिलेशन, और बस कहानी इजी हो गई, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा। कैसे आएगा आंसर सर, यहाँ पर देखो, देखो ये रिलेशन है t² इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, यहाँ पर ले लिया, हमें निकालना क्या है टाइम पीरियड सैटेलाइट का आवर्स में,
यहाँ पर T2/T1 ले लिया, R2/R1 ले लिया, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर क्यूब है, स्क्वायर यहाँ पर ऐसे रहने दो क्यूब को। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सॉल्व करके दिखाता हूँ, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर। अब इसको मैं ले लूंगा R2/R1 का होल क्यूब, ठीक है। R2 कितना बोला गया है हमें, R2 हमें कितना बोला गया है सर, R2 हमें बोला गया है 3R। 3R कैसे लिया सर, ये देखो, एक तो R ये अर्थ का होता है, ये 2R यहाँ पर हो गया, और ये 5R ऊपर तक है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6R, और ये हो जाएगा 3R। तो आपको ये वैल्यू रखना है, 3R और 6R। तो हमारा सेकेंड वाला क्या था कंडीशन, 3R था, और फर्स्ट वाला क्या था, 6R था। R से R मर गया, अभी आपको क्यूब लेना है। अभी यहाँ पर 1 जा और ये 2 जा, तो 1/2, 1 का क्यूब 1 आता है, 2 का क्यूब 8 आता है, तो हमें T² 2/T1² आ गया। अभी हमें आवर्स में निकालना है कहानी, तो हमें क्या निकालना है, T2 निकालना है, तो T2² = T1²/8। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो T1 ही बचेगा। अभी कितना टाइम लगता है भैया, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, उतनी ही स्पीड होती है जितना हमारा अर्थ का एक ड्यूरेशन होता है, एक दिन का होता है। तो कितना आवर्स होता है एक दिन में, 24 घंटा होता है। तो 24 का स्क्वायर 24 × 24 लिखा है, डिवाइडेड बाय 8। बस इसको कैलकुलेशन करो, फटाफट काटो, 8 के टेबल में निकालो, तो आपको ये मिलेगा, और इसका रूट देखोगे तो आपको इजीली आपको मिल गया। कहाँ है, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर आप लोग ये इसको हटा सकते हो, 6√2 आपको मिल जाएगा। ये आवर्स है, ये दूर रहेगा, ये क्या है आपका, ये आवर्स है, इतना आवर लगेगा, और फिर स्क्वायर, खत्म। चलते आगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ओके, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस R is carrying current I1 in anti-clockwise sense. A long straight wire carrying current I2 in the negative direction of x-axis. Both are placed in the same plane and the distance between the center of the coil and the straight wire is D. The magnetic field at the center of the coil will be 0 for the value of D is equal to, अभी हमें D का वैल्यू निकालना कि क्या आएगा बताओ। इस क्वेश्चन को जब भी इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिखे ना, आपको एक टिप देता हूँ मैं आपको, जब भी इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिखे आपको करना क्या होता है, आपको करना होता है क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा पढ़ो, एक एक लाइन पढ़ो। जैसे कि अगर मैं इसको ध्यान से फिर से देखूँ, क्योंकि एक बार पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। हमें क्या बोला गया, एक कॉइल है जिसका रेडियस है R, कैरिंग करंट, करंट कितना कैरी कर रहा है, I1 कैरी कर रहा है, कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी से उल्टा। तो हमारे पास पहला चीज़ समझ गया कि एक कॉइल है, सर्कुलर कॉइल जिसका रेडियस है R, उसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ये हो गया क्लॉकवाइज, और ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज I1। और लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट I2 इन दी नेगेटिव डायरेक्शन। तो हमारे पास क्या है, एक और है जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में हमारा करंट लेके चल रहा है, ठीक है। तो आपके पास एक स्ट्रेट लॉन्ग वायर है, नेगेटिव डायरेक्शन मतलब नीचे की तरफ लेके जा रहा है I2। बोथ आर प्लेस्ड इन दी सेम प्लेन, दोनों को कहाँ पर रखा है, एक ही जगह पे रखा है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द कॉइल एंड द स्ट्रेट वायर इज D। सेंटर से लेके इस वायर तक का डिस्टेंस क्या है, D है। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल विल बी 0। हमें क्या बोला गया कि सेंटर, कॉइल के सेंटर में कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। फॉर द वैल्यू ऑफ D इज इक्वल टू, तो D की वैल्यू क्या होगी, D की ऐसी वैल्यू करना है कि सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड 0 होनी चाहिए। तो सोल्यूशन क्या आएगा, ये विजुअल प्रेजेंटेशन है, ये पूरे क्वेश्चन का यहाँ पर ये मैंने छोटा सा डायग्राम निकाल के आपको दे दिया है। तो सोल्यूशन देखो, ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। कैसे सर, ये रहा आपका सोल्यूशन। दो फील्ड बनेगी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ये एक इसकी वजह से, सर्कुलर कॉइल की वजह से, और ये अपना लॉन्ग वायर की वजह से, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से D का वैल्यू निकाल लो, खत्म कहानी, इजी प्यारा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने ये रहा, चलो बताओ क्या दिया गया है। LCR सर्किट, इंडक्टिव रिएक्टेंस 25 ohms, कैपेसिटिव 25 ohms, रेजिस्टेंस इज टू बी फाउंड 34 ohms, Z निकालना है अपने को। तो फॉर्मूला पता होना चाहिए Z का, Z इज इक्वल्स टू √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। बस स्क्वायर करो, 25 माइनस 25 उसका स्क्वायर करो, रूट करो, निकालो, खत्म करो। अभी यहाँ पर हमको ये देख के पता चल गया कि XL बराबर XC होता है, बस और क्या चाहिए कहानी। आंसर क्या आएगा आपका, आंसर इज B, ऑप्शन नंबर B। कैसे सर, ये देखो 25 रखो, स्क्वायर लो, ठीक है। यहाँ पर 34 है। अभी मैंने क्या बोला था, XL बराबर XC होता है। अगर ये कंडीशन आपको पता है तो ये करने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन देख के मुझे ये समझ में आ गया है कि XL का वैल्यू भी 25, XC का वैल्यू भी 25 है। तो जब ये कंडीशन होती है तो इस कंडीशन को आप लोग रेजोनेंस कंडीशन भी बोलते हो। तो जब ये दोनों इक्वल होते हैं तो जब आप लोग वैल्यू रखते हो, ये आप लोग ने केस सॉल्व भी किया था जब इम्पीडेंस वाली कहानी पढ़ रहे थे,
तो उसमें आप लोग ने एक केस सॉल्व किया था और आपको जेड की वैल्यू किसके बराबर मिल रही थी, आर के बराबर। जेड के बराबर किसके मिल रही थी, आर के बराबर। तो जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा वही किसका आएगा, जेड का वैल्यू आएगा। तो 34 टिक करोगे, आगे बढ़ोगे, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, यस और नो? ठीक है, जो आपका सर्किट होगा एक्स एल सी आर, एल सी आर, अगर ये दोनों एक्स एल और एक्स सी बराबर होंगे तो जो जेड आएगा वो जेड किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला में देख लो, अगर ये दोनों बराबर होगा तो इसको हटा दो, तो ये हट गया, ये अपना जीरो हो गया। अब ये स्क्वायर और ये रूट हट गया, तो क्या बचा, जेड इज इक्वल्स टू आर बचा। तो जो आर की वैल्यू होगी वही वैल्यू जेड की होगी। तो इसमें भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, जहां जहां टाइम बचा सकते हो वहां वहां टाइम बचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 45 क्वेश्चन। द मास एंड द डायमीटर ऑफ अ प्लैनेट इज ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ। ओके, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम ऑन दिस प्लैनेट विल बी, इट इज अ सेकेंड पेंडुलम ऑन अर्थ। अच्छा, अर्थ पे वो सेकंड पेंडुलम से ऊपर जाके कितना होगा वो बताना है। चलो, तो ये शायद से आप लोग इजीली इसका आंसर दे सकते हो। आंसर क्या आएगा, मास और डायमीटर क्या होगा उस प्लेनेट का, ट्वाइस होगा, मतलब जितना अर्थ का है उससे डबल होगा। अगर अर्थ का एम है, आर है, एम है और डी है, तो उस प्लेनेट का कितना होगा, 2m और 2d होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यस, सोल्यूशन ये रहा। हमें क्या करना है, हमें जी की वैल्यू निकालनी है। ये जी का फॉर्मूला होता है कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अभी उस प्लेनेट का लिखा हम लोग ने और ये अर्थ का लिखा। प्लेनेट में और अर्थ में हमें देख मिल गया, हम लोग ने ये डैश डैश वाला मतलब ये प्लेनेट है और जो नॉन डैश वाला वैल्यू है वो अर्थ है। वैल्यूज रखा यहाँ पर, सब्सटीट्यूट किया, जी का वैल्यू तो कैंसिल हो गया ऊपर नीचे रखने के बाद में। फिर यहाँ पर हम लोग ने यहाँ से देखा था, ये हमें जो डायग्राम में दिया था कि जो एम डैश है वो किसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ एम के बराबर होगा। जो आर डैश होगा वो किसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ आर के बराबर होगा। तो यहाँ पर आर, यहाँ पे देखो ये 1/2 इज इक्वल्स टू आर अपॉन आर डैश। तो यहाँ से आर अपॉन आर डैश की वैल्यू मिल गई हाफ, ये रख दिया। यहाँ से सेम आप लोग ऐसे निकाल सकते हो एम अपॉन एम डैश की। अभी एम डैश अपॉन एम का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 2 मिल जाएगा। यहाँ पर 2 रखा, सॉल्व किया तो डी डैश अपॉन ये, तो हमें ये मिल गया। अभी टाइम पेंडुलम फॉर्मूला क्या है पेंडुलम का, टाइम पीरियड का, 2π√L/g, 2π√L/g। बस अर्थ पे क्या है, उधर प्लेनेट पे क्या है, रिलेशन रखा, आंसर निकाला और आपको आंसर मिल गया। इजी है, यस। अभी यहाँ पर बोलोगे सर इसके बाद नहीं समझ में आ रहा है, इसके बाद क्या है सर, टी डैश इज इक्वल्स टू √2t। अभी आपको बोला गया कि अर्थ पे जो टाइम पीरियड है, जो पेंडुलम यूज किया है वो क्या है, सेकंड्स पेंडुलम। इसका मतलब इस 2 की वैल्यू क्या होती है, 2 सेकेंड। सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है, 2 सेकेंड्स। तो वो आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ओके, बोलो क्या दिया गया है, एन एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस दिस मैनी gives full scale deflection when 1 milliampere of current flows through it. What is the maximum current that can be measured by connecting the 4 ohm resistor, 4 resistor each of 16 ohms in parallel with the ammeter? Okay, तो हमें रेजिस्टेंस दे दिया एमीटर का, करंट बता दिया गया, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितना होता है, 1 मिली एम्पियर होता है। तो मैक्सिमम कितना करंट अपन मेजर कर सकते हैं, जब हम लोग 4 रेजिस्टेंस लगाएंगे 16 ओम्स के पैरेलल में, एमीटर के पैरेलल में। तो इसका सोल्यूशन इजी है, देखो ऑप्शन आएगा आपका बी करेक्ट, आंसर आपका ये है। हमें दे दिया है एमीटर, ठीक है, ये हमारे पास करंट दे दिया है, ठीक। आगे ये हमारे पास 4 रेजिस्टेंस है जो पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं। जब 4 रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसका इक्विवेलेंट कैसे आएगा, 4 आएगा, ठीक है। कैसे सर, 1/RP अपॉन 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16, तो क्या होगा सर, 4/16, तो 1/RP हो गया। तो ये 1 जा और ये 4 जा, तो RP का वैल्यू कितना हो गया, अगर उल्टा करोगे तो RP बराबर 4 हो गया। अभी समझा क्या RP 4 कैसे है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यहाँ पर 4 हो गया। तो यहाँ पर जो शंट में आप लोग लगा रहे हो वो कितना हो गया, 4 एम्पियर हो गया। ये क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, जहां पर आप लोग एक गैल्वेनोमीटर को एक एमीटर में कन्वर्ट करते हो बाय कनेक्टिंग अ शंट रेजिस्टेंस। तो शंट रेजिस्टेंस कितना है सर, 4 ओम। इसका रेजिस्टेंस कितना दिया गया है, 20 ओम्स। इसमें से करंट कितना फ्लो हो सकता है, IG 1 मिली एम्पियर। तो आप लोग अभी आराम से बड़े प्यार से आई का वैल्यू निकाल सकते हो, और यहाँ पर आप लोग को फॉर्मूला दिख गया, ठीक है। देखो ये है आपके पास फॉर्मूला, फॉर्मूला रखो, ये वाला तो देखो ही मत, इससे अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो ये छोड़ दो। ये वाला देखा देखा सा लग रहा है फॉर्मूला,
ये वाला सा कैसे निकाला सर, आपको पता है पैरेलल में है तो दोनों में वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर बराबर वोल्टेज अक्रॉस शंट रेजिस्टेंस, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, आई जी इंटू जी, आई एस इंटू एस, शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर आई लिख रहे सिर्फ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आप लोग को यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आई इज इक्वल्स टू आई जी जी अपॉन एस। ठीक है, अभी यहाँ पर आई जी भी पता है, जी भी पता है, एस भी पता है, वैल्यू पुटअप करो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। इतना इजी है। यस, सोल्यूशन डाल के देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है आंसर। या फिर ये वाला भी फॉर्मूला हम लोग ने डिराइव किया है, ये वाला भी फॉर्मूला क्या किया हम लोगों ने, डिराइव किया है। आई की जगह पे आप लोग को आई एस रखना पड़ेगा, फिर वहाँ पे आप लोग को शिफ्टिंग करना है। मेन फॉर्मूला यहाँ से आप लोग डिराइव कर सकते हैं, इजी। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखो दिखने में ये कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, समझने की कोशिश करते हैं। एन इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर सर्टेन रीजन इज गिवन बाय, अच्छा ये पूरा इक्वेशन दिया है, वेर ई नॉट इज दिस, ओके। अ रेक्टेंगुलर सरफेस एरिया, अच्छा रेक्टेंगुलर सरफेस एरिया है इतना, मैं क्या क्या दे दिया, एरिया ई नॉट 100 न्यूटन पर कूलम, और क्या बोला गया, इज कैप्ट इन द रीजन पैरेलल टू दी वाई एक्सेस। हमारे पास अगर ये एक्सेस होगा, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, तो वाई एक्सेस के पैरेलल में रखा है। द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एरिया इज, इसमें से कितना एरिया जा रहा है हमें वो निकालना है। चलो इजी है। अभी इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, क्या लिखा है सर, E इज इक्वल्स टू 2E0 आई कैप प्लस 3E0 जे कैप माइनस 5E0 के कैप, और हमें क्या बोला गया है कि वो वाई एक्सेस पे रखा गया है, पैरेलल टू दी वाई एक्सेस। हमें बताना है कि फ्लक्स कितना निकालना है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, पहली बात फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डॉट ए। अगर मान लो मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो ई ए कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू 1 मान लो, खत्म। अभी ए निकाल लिया हम लोगों ने, ए यहाँ पर रख दिया, और ई की वैल्यू। अभी हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में से कुछ तो हमें निकालना है। तो इस इक्वेशन में ध्यान से देखो, ई की वैल्यू दी है, और ये कौन सी जगह पे जा रही है, वाई एक्सेस पे जा रही है। कहाँ पर जा रही है, वाई एक्सेस पे जा रही है। तो यहाँ पर से सिर्फ आप लोग वाई एक्सेस वाला कंपोनेंट उठाओगे। ये क्या है, ये एक्स एक्सेस वाला कंपोनेंट है, ये वाई है, और ये जेड एक्सेस वाला कंपोनेंट है। तो किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे आप लोग, ये वाला कंपोनेंट उठाओगे, क्या आएगा, 3 इंटू ई नॉट जे कैप। इसको उठा के आप लोग सॉल्व करोगे। पूरे इक्वेशन में आपको यही देखना है ध्यान से। बस आपको समझ में आ गया, फॉर्मूला दिखा दिया मैंने, वैल्यू पुटअप करना है, कहानी खत्म। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कैसे आया सर, यहाँ पर देखो दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये आपका एरिया निकाला, इसमें से ये हमें वैल्यू दी है। एरिया वेक्टर कैसे निकालोगे, अब मैं देखो ये था आपका एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, आपका इसके पैरेलल, मतलब यहाँ पर ऐसा आपका रेक्टेंगुलर फ्रेम था। एरिया वेक्टर कैसे आएगा, सरफेस से परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर यहाँ पर आएगा, मतलब कहाँ सर, एक्स एक्सेस में, यहाँ पर आएगा ना, जेड एक्सेस से निकल रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग रख दो, तो यहाँ पर आपको जे कैप आ गया। एरिया वेक्टर निकालोगे तो यहाँ पर आप लोग को सिर्फ वैल्यूज मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से कौन सा वैल्यू लोगे, सिर्फ ये लोगे। ए का कौन सा वैल्यू लोगे, जे वाला लोगे। ठीक है, तो ये और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, आपको ये मिलेगा, और ई नॉट का वैल्यू रखोगे और आपको आंसर मिल जाएगा। बाकी आपको टर्म्स देखना भी नहीं है, बाकी टर्म्स आपको देखना भी नहीं है। समझ में आ गई बात, पक्का? हाँ ना, कुछ बोलो। ठीक है, बराबर था ना, कोई दिक्कत वाली बात? चलो आगे चलते हैं। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सोनोमीटर वायर इज अंडर सुटेबल टेंशन हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी, vibrates with the frequency n in air. If the load is completely immersed in water, the frequency of vibration of the wire becomes। सोनोमीटर वाला क्वेश्चन है, बताओ क्या आएगा आंसर। वीडियो को पॉज करो और आंसर बताओ, सॉल्व करने का कोशिश करो, क्या आएगा। सर ऐसा क्वेश्चन तो कभी देखा ही नहीं है, अभी देख लो। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कैसे सर, वेट इन एयर W, वेट इन वाटर, वेट इन वाटर इज W डैश। वेट कैसे निकालते हो, वही मास इंटू जी। मास कैसे निकालते हो, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ये इक्वेशन, ये इक्वेशन। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोग ने वैल्यू रखा, तो यहाँ से हमें ये वाटर का मिल गया, दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास इक्वेशन आ गया। इक्वेशन को पुट किया तो आपको यहाँ पर आंसर आ जाएगा। एन डैश क्या हो जाएगा, एन अंडर रूट रो -1 डिवाइडेड बाय रो। अभी सही है क्या, ये बताओ मुझे, क्या ये ऑप्शन सही है, क्या ये सोल्यूशन सही है, बताओ जल्दी बोलो।
मेरे हिसाब से तो इसमें कुछ गड़बड़ी है, आपके हिसाब से बताओ क्या है, बोलो फटाफट, क्या आएगा आंसर? यस, बोलो बोलो बोलो, क्योंकि देखो ये जो हमने निकाला है और यहाँ पर ये जो आंसर है, ये दूर दूर तक मैच कर रहा है क्या? ये दूर दूर तक मैच कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। तो इसका सोल्यूशन आपको बताना है कि सर सोल्यूशन क्या है, क्या सोल्यूशन यही है, क्या इसमें हम लोग कुछ मिस कर रहे हैं, कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट ही रॉन्ग है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है। ठीक है, बाकी सबका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। मैं ट्राई करूंगा इसका सोल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूं, तो टेलीग्राम ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इजी क्वेश्चन है। वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन का इतना है, प्रोटॉन का इतना है, फोटोन का सेम एनर्जी है, तो उसका इक्वेशन कैसे आएगा? ये रिलेशन आपको बताना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट है। कैसे सर? ये रहा, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास, ये इक्वेशन हमारे पास है, ये टोटल फार्मूला, ये वाला फार्मूला आप लोगों ने देखा होगा, ये वाला फार्मूला, ये देखो मत देखो, ये डेरिवेशन टाइप है, कि पहले ये निकाला, यहाँ से पी की वैल्यू रखी तो आपको ये मिल गया, तो आपको डायरेक्ट ये वाला फार्मूला याद रखना है, ये वाला। ठीक है, अगर ये वाला फार्मूला याद होगा तो आप लोग का सब काम आराम से हो जाएगा। फिर उसके बाद में एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन के पास कितनी एनर्जी होती है आपको बताया, फोटोन के पास एनर्जी होती है सर एच टाइम्स ऑफ न्यू, अभी न्यू की जगह पे सी और लैम्बडा रखा है, स्पीड ऑफ लाइट और वेवलेंथ, तो ये इतनी एनर्जी है। अभी दोनों को इक्वेट कर दिया, बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आपको आंसर मिल गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आंसर मिल गया। इजी, यस। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। 3 particles each of mass m grams are situated at the vertices of an equilateral triangle ABC of length of side L. As shown in the figure, the moment of inertia of the system about the line AY perpendicular to AB. Okay. And in the plane of the rectangle in gram centimeter square will be, मैं बोला sin 30 की वैल्यू 0.5 होती है। तो ऐसा ही कुछ मिला हुआ क्वेश्चन, मिला जुला क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किया था 25 सितंबर में। ठीक है, खाली इसको थोड़ा सा बोलते ना नेमिंग वेमिंग चेंज कर दिया है। क्या किया है सर? तो यहाँ पर देखो इसका सोल्यूशन आएगा, इसका ऑप्शन नंबर 5 करेक्ट आएगा, 5 मतलब बी करेक्ट आएगा। सोल्यूशन कैसा है सर? ये देखो सोल्यूशन, कुछ मास यहाँ पर रखा है, कुछ मास यहाँ पर रखा है, कुछ मास यहाँ पर रखा है। तो हमें क्या बोला गया, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है सिस्टम का अबाउट अ लाइन ए वाई परपेंडिकुलर टू ए बी। तो ए बी ये है आपके पास, ए बी कहाँ गया भैया, ये है ए बी, ए बी से परपेंडिकुलर ये है, यहाँ से ये कितना डिस्टेंस दूर है, एक्स मान लिया इसको हम लोग ने नाम, तो ये एक्स डिस्टेंस नाम, तो हमें यहाँ पर लगाना है आपका बेसिक फार्मूला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर प्लस एम एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो अभी यहाँ पर डिग्रीज भी दिया है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये देखो आपको ट्राइंगल दिख रहा है ये प्यारा सा, तो इस ट्राइंगल से आप लोग साइन थीटा लगाओ, एक्स की वैल्यू निकाल लो, इस एक्स की वैल्यू यहाँ पर रखो और आपको यहाँ पर आई का वैल्यू मिल जाएगा। इजी, यही सेम कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन हम लोग ने किया था ऑलरेडी। पहला क्वेश्चन था 25 सितंबर का था, कि इसी शिफ्ट का पहला क्वेश्चन था कुछ, तो इस शिफ्ट का नहीं होगा, 25 वाला होगा, सेम टू सेम क्वेश्चन। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है और उसके 3 साइड में हम लोगों ने ये रखे हैं, मासेस रखे हैं, स्पेयर रखे हैं, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना था। यस, वही हम लोग ने वहाँ पर अननोन वैल्यू निकाली थी, डाली थी, खत्म किया था, सेम सोल्यूशन था, सेम सोल्यूशन। समझ में आ रही है बातें? यस, तो आई होप सो आपको ये 25 एमसीक्यूज के सोल्यूशंस समझे होंगे। अगर सिर्फ सुन रहे हो तो उससे आपको कुछ फायदा नहीं होगा, ट्राई करो सॉल्व करने का, वीडियो पॉज करो। अगर ये वीडियो 50 मिनट की बन रही है तो इस वीडियो को आपको देखने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगना चाहिए, 1 से 1.5 घंटा आपको लगना चाहिए। क्यों सर इतना टाइम? क्योंकि आप लोग वीडियो देखोगे, वीडियो देखते देखते पहला क्वेश्चन देखा, वीडियो पॉज किया, क्वेश्चन रीड किया, सॉल्व करने का ट्राई किया, नहीं आया वीडियो चालू किया, सोल्यूशन देखा, फिर पॉज किया, फिर क्वेश्चन पढ़ा, फिर सॉल्व करने का ट्राई किया खुद से, फिर क्वेश्चन नंबर 2 आया। ऐसे ही सब क्वेश्चंस के लिए आपको ट्राई करने हैं, ताकि आपको अगर ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होता हुआ दिखे तो आपको याद आए, क्योंकि आपने सॉल्व किया होगा। और सिर्फ आप लोग अगर सुन रहे हो तो आपको ये सोल्यूशन याद नहीं आएगा, आप लोगों को सिर्फ ये याद आएगा कि ऐसे टाइप का कोई तो क्वेश्चन सॉल्व किया था, लेकिन क्या था उसके स्टेप्स, कैसे किया था, वो याद नहीं आएगा। तो आई विल रिकमेंड एवरीवन टू प्रैक्टिस, एक नोटबुक लो, उसमें लिखो, उसमें सॉल्व करो, तभी ये सोल्यूशन याद होंगे आपको, नहीं तो कुछ फायदे का नहीं है सिर्फ सुन रहे हो तो।
ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी एनसीईआरटी वाली चैनल नहीं ज्वाइन की तो एनसीईआरटी वाली चैनल सब्सक्राइब कर लो, ज्ञान लैब एनसीईआरटी, जिसमें अंजलि मैम आपके पूरे बायोलॉजी, नीट का बायोलॉजी ये वीडियोस अपलोड करती है, एमसीक्यूज अपलोड करती है, तो वो भी आप लोग जाके देख सकते हो। अगर अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, जिसका नाम क्या है, ज्ञान लैब एपी। ठीक है, ये सर्च करोगे तो ऑलमोस्ट 20,000 मेंबर्स हो चुके हैं इस टेलीग्राम ग्रुप पे, तो जाके फटाफट ये भी जाके ज्वाइन कर लो, आपका ही फायदा होगा इसमें। बाकी बस, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स का शेयर कर देना। बहुत कम दिन बचे हैं और हम लोग आपके लिए बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा मोटिवेशन लगेगा। मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा, जब आप लोग अपना अपना प्यारा प्यारा कमेंट करोगे, क्या सर समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, सर इसमें करेक्शन है, ये है वो है, जब आप लोग अपनी तरफ से बताओगे तभी जाके हमको थोड़ा मजा आएगा। नहीं तो क्या लगता है कि हम लोग एक कैमरा को पढ़ा रहे हैं और पीछे कैमरा के पीछे कोई नहीं है, वीडियो में व्यूज नहीं आ रहे, कोई देख ही नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। व्यूज छोड़ो, अगर आप लोग देख रहे हो तो एक कमेंट कर देना, हाँ सर हो गया वीडियो डन, या फिर सर इतने मार्क्स आया, इतना ये आया, आप लोग ये बता सकते हो। ठीक है, और अपना मार्क्स भी कमेंट करके बता देना 25 में से कितना मिला है और पार्ट 1 में कितना मिला था। बस इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।